Hello students, welcome back to Edu-based classes. In today's video, we are going to be starting with our very first chapter, which is nature and purpose of business. So this is the first chapter in your 11th business, and in this video, we are going to be covering part A. So in this video, our first topic is Silk Route and Spice Route. Before going to Silk Route and Spice Route, हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेड क्या होता है. हम लोग अपनी अर्लियर क्लासेस में देखते आए हैं कि ट्रेड इज समथिंग बाइंग एंड सेलिंग, राइट? तो वो बाइंग एंड सेलिंग दो रूट्स के थ्रू होता था एंशिएंट इंडिया के टाइम पे. कैसे? फर्स्ट इज द सिल्क रूट एंड द सेकंड वन इज द स्पाइस रूट. नाउ सिल्क रूट, अ नेटवर्क ऑफ रोड हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग commercial and political contacts and adjoining foreign kingdoms and empires of Asia and the world. तो सिल्क रूट बेसिकली हमारा एक लैंड रूट होता था जिसके थ्रू हम लोग ट्रेडिंग करते थे. नेक्स्ट इज द स्पाइस रूट, द मैरीटाइम रूट. मैरीटाइम रूट मतलब द वाटर रूट linked in the east and west by sea were used to trade for spice route. अब स्पाइस रूट इज नॉट स्पाइसेस वाला रूट, स्पाइसेस का ट्रेड नहीं होता था. इट इज द मैरीटाइम रूट या फिर वाटर वेज रूट जिसमें हम लोग क्या करते थे, थ्रू वाटर ट्रेड करते थे. नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्रेड वर मेनली कैरिड आउट बाय वाटर एंड लैंड. वही हमने अपने ऊपर दो पॉइंट्स में देखा कि बाय लैंड कैसे स्पाइस रूट एंड बाय वाटर कैसे स्पाइस रूट एंड बाय लैंड कैसे सिल्क रूट. नेक्स्ट पॉइंट इज दीज ट्रेडर्स वर कैरिड आउट इन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कलर्ड जेमस्टोन्स एटसेट्रा. अब बैक इन 16th एंड 17th सेंचुरी, अब देखें 15th एंड 16th सेंचुरी, तो उस टाइम पे हमारा ऐसा कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था. तो उस टाइम पे कैसे ट्रेडिंग होती थी? उस टाइम पे ट्रेडिंग होती थी थ्रू गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड कलर्ड जेमस्टोन्स, बिकॉज दे वर द प्रेशियस स्टोन्स जो थे वो हम लोग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज उस टाइम पे यूज करते थे. नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम. नाउ व्हाट इज इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम? ये जो है हमारे 15th और 16th सेंचुरी पे आया था. आफ्टर द पीरियड ऑफ मोनार्की ये आया था, और उसमें क्या हुआ था, मेटल कॉइन्स बिकेम द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो अब मेटल्स कॉइन को इन्होंने कैसे यूज कर लिया था, एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. लेन देन में जो है कॉइन्स का यूज करने लग गए थे लोग. And documents such as hundis and chittis. Now what are hundis and chittis? So here is one picture of hundi. Hundi are basically एक लीगल आपके पास नेगोशिएशन होता था फॉर द क्रेडिट ट्रांजैक्शन. नाउ यू आर इन 11th क्लास एंड यू शुड नो व्हाट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. क्रेडिट ट्रांजैक्शन बेसिकली इज उधार वाली ट्रांजैक्शन. आप काफी सारी चीजें हैं जो उधार पे लेते हैं, तो दैट इज नोन एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस. तो हुंडी क्या क्या इन्वॉल्व करती थी? पहला, वारंटी ऑफ पेमेंट ऑफ मनी इंडिकेटेड एंड अनकंडीशनल प्रॉमिस. हुंडी बेसिकली एक अनकंडीशनल प्रॉमिस की तरह काम करती थी कि अगर आपने उससे कुछ उधार लिया है तो हाँ, आप उस टाइम पे प्रॉमिस करते हो कि मैं वो पैसा इतने टाइम में आपको लौटा दूंगा. नेक्स्ट इज इट कुड बी ट्रांसफर थ्रू वैलिड नेगोशिएशन. ये वैलिड नेगोशिएशन के थ्रू जो है ट्रांसफर हो सकता था टू द बियरर. नेक्स्ट इज ओके, अब बहुत सारी हुंडीज उस टाइम पे हुआ करती थी, बट जो हुंडी थी दे वर क्लासिफाइड इनटू टू. जो हमारी हुंडीज थी दे वर क्लासिफाइड इनटू टू. ओके, एक चीज, हुंडी जो है वो डिराइव्ड हुई है वन संस्कृत वर्ड हुंड. नाउ यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज हुंड. सो हुंड इज बेसिकली टू पे. ओके, नाउ टू पे से क्या समझ आता है कि हम ये वादा करते हैं कि हम आपको पैसे दे देंगे. तो हुंडी वर द वैलिड नेगोशिएशन यूज्ड इन पास्ट मोनार्की टाइम. जब हमारा चला गया था उसके बाद जो टाइम आया था बिफोर द कॉलोनियल पीरियड, तो हमारे उस टाइम पे हुंडीज यूज होती थी. और दो टाइप की हुंडीज जो है वहां पे होती थी. फर्स्ट वन इज द दर्शनी एंड द सेकेंड वन इज द मुद्दती. नाउ व्हाट इज अ दर्शनी हुंडी? दर्शनी हुंडी बेसिकली, दर्शनी का मीन्स भी एक हिंदी वर्ड से डिराइव हुआ है विच इज दर्शन. दर्शन, दर्शन मीन्स एट साइड. कि जो बियरर है जब वो उस हुंडी को लेके आपके पास आ रहा है कि फॉर एग्जांपल कि मैंने एक पेमेंट ली और मैंने एक इंसान को भेजा और बोला कि गो टू कोलकाता, वहां पे मेरा एक फ्रेंड रहता है एंड आई एम गिविंग यू दिस हुंडी, गो एंड टेक द मनी फ्रॉम हिम. तो जिसको मैंने वो हुंडी दी है, जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन वाला हमारा जो वैलिड नेगोशिएशन है वो दिया है, वो उस हुंडी को लेके जाएगा और वो जो बियर है वो वहां से पैसे लेगा. तो जब वो पैसे देगा उसको कब देगा? पहले तो हुंडीज जो है दो पार्ट में हमारी क्लासिफाई होती है. पहली इज दर्शनी, सेकंड इज मुद्दती. दर्शनी मतलब
कि जब आप उसको देखोगे, मतलब जब वो हुंडी लेकर आ रहा है आपके पास, जैसे ही वो आएगा उसी टाइम, एट दैट टाइम आपको पेमेंट करनी है। सो दैट इज दर्शनी हुंडी। एंड दूसरी है मुद्दती। मुद्दती जो है वहां पे हुंडी में जो है टाइम ऑलरेडी गिवन होता है कि आपको इतने टाइम में जो है पेमेंट करनी है, तो वहां पे टाइम गिवन होता है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि दर्शनी में आपको जब वो हुंडी देने आए तभी आपको पेमेंट करनी है, बट मुद्दती में क्या है कि आपको एट द टाइम जो वहां पे गिवन होगा हुंडी में उसमें पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे वैसे ही हमारी ये तीन जो है, धनी जोग, सहजोग, फरमान जोग, ये दर्शनी है और ये मुद्दती भी है। बट यहाँ पे हमारे एक लास्ट जो है विच इज जोखमी, वो मुद्दती है और देखान हर जो कि दर्शनी है। अब हम एक एक करके पहले इनको देखते हैं। ओके, फर्स्ट इज धनी जोग। धनी जोग एक दर्शनी है। दर्शनी हमने बताया था एट साइट। अब इसका फंक्शन क्या है? इट इज पेएबल टू एनी पर्सन, नो लायबिलिटी ऑन हु रिसीव्ड इट। ये पेएबल है उस पर्सन पे जो रिसीव कर रहा है और उस पे कोई भी लायबिलिटी चार्ज नहीं होती है। लायबिलिटी इज अ बर्डन, ठीक है, कि आपको उतना अमाउंट पे करना है, तो दैट इज योर लायबिलिटी। नेक्स्ट इज सहयोग विच इज दर्शनी, अगेन एट साइट, जिसका फंक्शन है पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन। अब इधर जो है हुंडी में नाम लिखा होता है कि इस स्पेसिफिक पर्सन को हमें जो है पेमेंट करनी है, और लाइबिलिटी हु रिसीव द पेमेंट, और जिसको हम ये हुंडी देंगे उसके ऊपर एक लाइबिलिटी, एक बर्डन क्रिएट हो जाता है कि उसको वो पैसे उतने देने हैं। नेक्स्ट इज फरमान जोग विच इज अगेन अ दर्शनी। हुंडी मेड, ओके यहाँ पे यू होगा, हुंडी मेड पेबल ऑर्डर पेबल टू प्रेजेंटर और बियरर। तो जब हम हुंडी लेके जाएंगे तो जो बियरर होगा, जिसके पास वो हुंडी होगी, उसको ही वो पेमेंट करेंगे। दैट इज द मीन ऑफ फरमान जोग। नेक्स्ट इज देखान हर विच इज अगेन अ दर्शनी and it is payable to the presenter. Okay, we have done this. It is payable to the presenter जो लेकर आएगा आपके पास वो हुंडी। नेक्स्ट इज देखान जोग which is now मुद्दती। अब हमने मुद्दती उधर ऊपर पढ़ा था कि इट इज टाइम गिवन होता है उसमें, और उसी टाइम के अंदर आपको जो है पेमेंट करनी होती है। तो अब मुद्दती सॉरी धनी अगेन एक मुद्दती है जो, और इसकी डेफिनेशन ऑफ फंक्शन जो देखेंगे इन तीनों का, इन दोनों का, वो इन दोनों से सेम है। सेम है, हाँ जी। नेक्स्ट इज धनी जोग, जिसमें हमने देखा कि ये ओवर अ फिक्स पीरियड। अब यहां पर आ गया फिक्स पीरियड। हमने क्या देखा था? मुद्दती में टाइम गिवन होता है, वो फिक्स पीरियड गिवन होता है जिसके अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी होती है, अपनी लाइबिलिटी, अपनी बर्डन को निकालना होता है। फरमान जोग इज अगेन अ मुद्दती, और ये हुंडी जो है पेबल होती है फॉलोइंग फिक्स्ड टाइम में, जो टाइम उस हुंडी के अंदर लिखा होगा कि एट 6 मंथ या बिफोर 6 मंथ या बिफोर 1 ईयर, उसके हिसाब से आपको पेमेंट करनी होती है। नेक्स्ट इज जोखमी। ओके, जोखमी इज नाउ डिफरेंट फ्रॉम दीज। जोखमी से क्या लगता है क्या हो सकता है? जोखमी इज लाइक हिंदी वर्ड जोखिम। ना जोखिम इज व्हाट? रिस्क। अब मैम इसमें रिस्क कैसे आ गया? रिस्क ऐसे आया है कि चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि इफ आई एम डूइंग वन ट्रेड और मैं वाटरवेज के थ्रू जा रही हूँ, और मेरे पास बहुत सारे पॉट्स हैं और बहुत सारे फर्नीचर का सामान है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं वो लेके जा रही हूँ टू वन प्लेस, और यू कैन से बंगाल लेके जा रही हूँ, एंड आई एम इन हरियाणा। मैं वहां से लेके जा रही हूँ, और फॉर इंस्टेंस के बीच में हमारा वो सामान कहीं टूट गया, और जब मैं जाके उन्हें बोलूंगी कि आई एम रियली सॉरी मैम सर, आपका सामान टूट गया है, विल यू प्लीज मेक द पेमेंट, तो वो मना कर देंगे। व्हाई? बिकॉज द गुड्स वर ब्रोकन। वो कैसे भी हो सकते हैं, वेदर दे आर लॉस्ट, वेदर दे आर बर्न्ड, वेदर दे आर डिस्ट्रॉयड फॉर सम रीजन। तो उस टाइम पे जो है कोई भी लाइबिलिटी नहीं रहेगी कि आपको पेमेंट करनी है अगर आपका गुड डिस्ट्रॉय हो जाता है, सो यू डोंट हैव टू मेक एनी पेमेंट। तो इसमें क्या है? रिस्क है, दैट्स व्हाई उसका नाम जोखिमी है। नेक्स्ट विल सी द इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम, जो हमने यहाँ पे अभी पीछे देखा था, दिस इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। इसका नेक्स्ट पॉइंट है इधर कि पीपल बिगेन टू डिपॉजिट प्रेशियस मेटल विद लेंडिंग इंस्टीट्यूशन एक्टिंग एज बैंकर और सेल। अब यहाँ पे इन्हें बैंकर क्यों कहा है? क्योंकि बैंक के जो दो मेन फंक्शन होते हैं वो यही तो होते हैं, एक लेंडिंग ऑफ लोन्स और एक डिपॉजिटिंग ऑफ एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स।
तो वही चीज जो है यहाँ पे ये सेट्स और ये लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस करने लग गए थे। क्या कर रहे थे वो लोग कि पीपल जो है वहां के वो प्रेशियस मेटल्स जो हमने अभी पहले पढ़ा था, गोल्ड, सिल्वर एंड जेमस्टोन, ये सब जो है वहां पे डिपॉजिट करने लग गए थे या फिर लेंड करने लग गए थे। तो ऐसे ये लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस ने क्या करा, एज अ बैंकर, एज अ सेट काम करा। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ कारखानाज एंड वर्कशॉप्स। अब कारखानाज और वर्कशॉप्स बनने लग गए थे और इधर स्किल्ड आर्टिशंस जो है वो काम करते थे, जो कि क्या करते थे, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल्स लेके लकड़ी को कन्वर्ट करना टू अ फर्नीचर इज व्हाट, कन्वर्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। तो ये काम किधर होने लग गए थे, कारखानाज एंड वर्कशॉप में। और फैमिली बेस्ड अप्रेंटिसशिप जो है वो प्रैक्टिस होने लग गई थी, जिसमें कि जो है आर्ट एंड स्किल कुड बी ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन। अब ऐसा बहुत इंडिया में हुआ है कि बहुत से जो एंसेस्टर्स अपने काम करते आ रहे थे वही वो आगे अपने जो उनके आगे पोते होते हैं उनको दे देते हैं ये काम, अपने बेटे जो होते हैं उनको ये काम संभालने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल बैंगल मेकिंग, अब जो उनके पुराने एंसेस्टर्स करते आए हैं वही ये काम अपना संभालते हैं और आगे करते रहते हैं। सो दैट इज फैमिली बेस्ड अप्रेंटिस। नेक्स्ट इज राइज ऑफ इंटरमीडियरीज। अब इंटरमीडियरीज का मतलब क्या है, इंटरमीडियरीज आर द मिडलमैन। नाउ इन्होंने मिडलमैन की तरह कैसे काम करना शुरू करा। पहला इज कमीशन एजेंट, ब्रोकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर फॉर होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। अब जो है यहाँ पे कमीशन एजेंट्स, ब्रोकर्स ऐसा आने लग गए थे एंड ये रिटेल और होलसेल में क्या करते थे, मदद करते थे, एज अ मिडलमैन काम करते थे, फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। जो है गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करने की एक चेन में ये बीच में आ गए थे, सो दे आर कॉल्ड एज मिडलमैन। तो जो होलसेल करता है दैट पर्सन इज नोन एज होलसेलर, और जो रिटेल ट्रेड करता है दैट पर्सन इज नोन एज अ रिटेलर। नेक्स्ट पॉइंट इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेठ। अब जगत सेठ कैसा है, यहां पे है ऑल्सो प्लेड द जगत सेठ ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग मुगल पीरियड एंड डेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मुगल पीरियड मतलब जब राजा का शासन होता था, दैट पीरियड इज नोन एज मोनार्की। और जब हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिशर्स जब हमारी इधर इंडिया में रूल करने लग गए, दैट इज नोन एज द कॉलोनियल पीरियड। तो उस टाइम पे जो है इन जगत सेठ ने भी कैसा काम किया, एज अ मिडलमैन इन्होंने काम किया। नाउ बैंकर्स बिगेन टू एक्ट एज एग्जीक्यूटर्स, ट्रस्टीज, चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जैसा मिडलमैन काम करते थे तो ये क्या करते थे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कंज्यूमर जो है हमारा उसको भी अब सामान कैसे मिलने लग गया, हाई रेट्स पे मिलने लगा, बिकॉज बीच में जो मिडलमैन थे ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। नेक्स्ट इज इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम बेनिफिटेड द मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स विद एडिशनल कैपिटल फंड्स फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट इज कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक्स also provided both short term and long term loans to traders। अब जैसे कि ट्रेड है तो उसमें हमें कैपिटल की भी जरूरत होती है, जो कि हम बैंक के थ्रू जो है ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में हमारे पास टाइम होता है 6 to 12 मंथ्स का, जिसके अंदर अंदर हम लोग लोन लेते हैं और रीपे करने का जो है प्रॉमिस करते हैं। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स कैसे होते हैं, वो बड़े टाइम तक के लोन्स होते हैं, अबव 1 year लोन्स होते हैं वो लोग। तो वो जो है वो भी इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम का एक पार्ट है, जिसमें कि हम लोग बैंक से क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्ट। इट इज वेरी इजी। ट्रांसपोर्ट हम ये बचपन से देखते रहे हैं, पिक्चर्स में भी, छोटी छोटी क्लासेस में भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, लैंडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, बट इधर हमें सिर्फ 2 ही पढ़ने हैं, विच इज लैंड ट्रांसपोर्ट एंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट। इधर एयर ट्रांसपोर्ट नहीं है। मैम क्यों नहीं है, वो भी तो हो सकता है, ट्रेड करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन पहले के जमाने में एयरवेज ये सब कहाँ थे, है ना। तो उस टाइम पे क्या होता था, लैंड और वाटरवेज के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट या ट्रेड होता था। लैंड ट्रांसपोर्ट, रोड हैज अज्यूम्ड की रोल इन एंटायर प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। अब ट्रेडिंग जो है वो बहुत ही कॉमन सा एक ये लैंड ट्रांसपोर्ट है कि बहुत ही ज्यादा कॉमन वे से जो है लैंड के थ्रू जो है ट्रेडिंग हुआ करती थी। द नॉर्दर्न रोडवेज रूट हैड स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल टू तक्षशिला, और ये जो लैंड ट्रांसपोर्ट है ये कहां से, बंगाल से तक्षशिला तक एक्सपैंड हो रही थी। नेक्स्ट इज वाटरवेज, वेरी इजी। द मैरीटाइम ट्रेड वाज अनदर इंपॉर्टेंट वेज ऑफ ग्लोबल ट्रेड। मैरीटाइम ट्रेड हमने पहली स्लाइड में देखा था, इज नथिंग एल्स बट द वाटर रूट। वाटर के थ्रू जब हम ट्रेड करते हैं तो दैट इज मैरीटाइम ट्रेड।
तो वाटर रूट के थ्रू जब हम ट्रेड करते हैं दैट इज मैरीटाइम ट्रेड. पेपर नोन एज ब्लैक गोल्ड. पेपर नोन एज ब्लैक गोल्ड वाज ट्रेडेड थ्रू दिस रूट. पेपर को उस टाइम पे ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता था. नेक्स्ट इस ट्रेडिंग कम्युनिटीज. अब जो ये ट्रेडिंग कम्युनिटीज है ये पूरे इंडिया में जो है फैल रखी थी और अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग कम्युनिटीज थी दैट वी आर गोना सी. पहली इज द नॉर्दर्न रीजन पंजाबी मुल्तानी मर्चेंट्स हैंडल्ड बिजनेस. अब नॉर्दर्न रीजन में पंजाबी एंड मुल्तानी मर्चेंट्स जो है ये ट्रेडिंग जो है संभाल रहे थे. नेक्स्ट इन वेस्टर्न इंडिया महाजन्स वर मैनेजिंग ट्रेड. वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया महाजन जो है ये ट्रेड संभाल रहे थे. इट इज वेरी इजी, नथिंग लाइक कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट इज फ्रॉम साउथ क्षेत्यार्स वर इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स. साउथ की साइड से जो क्षेत्यार्स ट्रेडर्स है वो क्या कर रहे थे, ये ट्रेडिंग को संभाल रहे थे. इन स्टेट ऑफ गुजरात राजस्थान भट्ट मैनेज. और गुजरात के साइड जितने भी स्टेट्स थे उन सबको किसने, राजस्थान भट्ट ने मैनेज कर रखा था. In urban centers, Mahajan communities represented their chief called Nagar Seth. स्टूडेंट्स ये जो पूरा हमारा ट्रेडिंग कम्युनिटीज है इसमें से कहीं से भी सीबीएसई जो है या आपके स्कूल में जो है एक मार्कर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि कुछ भी पूछ सकते हैं वो आपको कि नॉर्दर्न रीजन में कौन सी कम्युनिटी थी ऑफ ट्रेडिंग. कहीं से भी आपके लिए क्वेश्चंस उठकर आ सकते हैं. तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट other group active in urban areas were Hakim, Vaid, Vakil, Pandit, Mullahs. Now Hakim we all know, Hakim and Vaid हमने ऐसा पुरानी ऐसा जो पहले जितनी सीरियल्स आते थे उनमें हमने देखा है Hakim and Vaid were the doctors, Vakil we all know lawyer and Pandit and Mullahs were the teachers. Good. Next is merchant corporation. अब ये जो ट्रेडर्स है इनका इंटरेस्ट बना रहे इस ट्रेडिंग में उसके लिए क्या करा इन्होंने, कॉर्पोरेशन बनाई. और मर्चेंट्स आर ट्रेडर्स, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. मर्चेंट कॉर्पोरेशन जो है ट्रेडर्स के लिए बनाई गई थी जिसमें कि ट्रेडर्स हैड टू पे ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज. नाउ व्हाट आर ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज? ये ड्यूटीज होती थी वन स्टेट से अनदर स्टेट में या वन कंट्री से अनदर कंट्री में. जब आप ट्रेडिंग करते हो उस टाइम पे जो ये टैक्सेस पे करते थे दैट वर द ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज. नेक्स्ट ऑन इम्पोर्ट गुड्स. जब हम कहीं से गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं उस टाइम पे ये लोग क्या करते थे, ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज पे करते थे. नेक्स्ट कस्टम ड्यूटीज वेरिड अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटीज टू कम्युनिटीज. अब बहुत सारी उधर कम्युनिटीज होती थी तो उधर से लेना, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इन सब के लिए जो है कस्टम ड्यूटीज जो है बना रखी थी. नेक्स्ट इज फेरी टैक्स वाज अनदर सोर्स ऑफ इनकम. और फेरी टैक्स के थ्रू भी ये लोग क्या करते थे, अपनी इनकम जनरेशन रखते थे, वहां से ये लोग पैसे लेते थे थ्रू टैक्स. नेक्स्ट इज द गल्ड मर्चेंट ऑल्सो एक्टेड एज कस्टोडियन. They undertook the task of building temples and made donation. अब जो गल्ड मर्चेंट्स थे उन्होंने कस्टोडियन की तरह काम करा जो कि टेम्पल्स बनाने में, ऐसा मॉन्यूमेंट्स बनाने में, इन सब में हेल्प करते थे. नेक्स्ट इज ड्यू टू कमर्शियल एक्टिविटीज बिग मर्चेंट गेन पावर इन सोसाइटी. और इसी के ही चलते जो बड़े बड़े मर्चेंट्स थे उन्होंने क्या करा, बहुत ही ज्यादा पावर गेन कर लिया था सोसाइटी में. नेक्स्ट वर द मेजर ट्रेड सेंटर्स. अब इधर से स्टूडेंट्स एक एक मार्कर के क्वेश्चन, दो मार्कर के क्वेश्चन या केस स्टडीज आपके लिए बन सकती हैं. इधर पहले जो ट्रेड सेंटर्स हैं इंडिया में बना रखे थे, पहला इज द पाटलिपुत्र विच इज नोन एज पटना टुडे. जनरल क्वेश्चन है, इतना आना चाहिए. इट वॉज नॉट ओनली अ कमर्शियल टाउन बट ऑल्सो मेजर सेंटर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स. अब आपसे एक मार्कर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स के लिए कौन सा मेजर ट्रेड सेंटर था, तो यू विल आंसर पाटलिपुत्र. नेक्स्ट इज पेशावर. इट वाज एन एक्सपोर्ट सेंटर फॉर वूल एंड इंपोर्ट फॉर हॉर्सेस. मतलब पहले तो हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब पता होना चाहिए. एक्सपोर्ट जब आप अपना सामान जो है बाहर कहीं बेच रहे हो, एंड इंपोर्ट जब आप कहीं से सामान ला रहे हो, दैट इज इंपोर्ट. तो एक्सपोर्ट क्या करते थे वो लोग, वूल, और इंपोर्ट क्या करते थे, हॉर्सेस. नेक्स्ट इज तक्षशिला. इट वाज मेजर सेंटर ऑफ लैंड रूट बिटवीन India and Central Asia. It was also a city of financial and commercial banks. ये भी पूछ सकते हैं कि financial and commercial banks कौन सा major trade center है. Next is मथुरा. मथुरा beautiful जगह. It was an emporium of trade. It was known as a emporium of trade. Next we will see Indraprasth.
It was commercial junction on royal roads where most routes leading east, west, south, north covered. अब ये जो है कवर करता था बहुत ही बड़ी जगह, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये जो है मेजर ट्रेड सेंटर में जो है ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की जगहों को जो है कवर करता था. नेक्स्ट इज वाराणसी. इट ग्रू एज अ मेजर सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री. टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज बेसिकली कपड़े बनाने के, तो कपड़े बनाने के लिए जो इंडस्ट्री है वो से हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं. एंड बिकेम फेमस फॉर ब्यूटिफुल गोल्ड सिल्क क्लॉथ एंड सैंडलवुड वर्कमैनशिप. अब ये जो है सिल्क क्लॉथ के लिए, गोल्ड सिल्क क्लॉथ के लिए और सैंडलवुड वर्कमैनशिप के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस थी. नेक्स्ट इज मिथिला. इट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिंग कॉलोनीज इन साउथ चाइना, स्पेशली इन यूनान. अब इसने जो है अपना एक ट्रेडिंग सेंटर, एक ट्रेडिंग कॉलोनी बना दी थी इन साउथ चाइना. कहां पे? यूनान में. नेक्स्ट इज सूरत. टेक्सटाइल्स ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड बॉर्डर ज़ारी. ये अपने गोल्ड बॉर्डर साड़ियों पे जो लगते हैं उसके लिए, ज़ारी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस था. नेक्स्ट इज कांची. हियर चाइनीज यूज्ड टू कम इन फॉरेन शिप्स टू परचेज पर्ल्स, ग्लास, रॉ स्टोन्स एंड इन रिटर्न दे सोल्ड गोल्ड एंड सिल्क. अब जो है चाइनीज, वैसे तो चाइनीज मालूम है, बिलीव नहीं करना चाहिए लेकिन कोई नहीं, चाइनीज जो है वो आते थे और हमारे से क्या लेके जाते थे? पर्ल्स, ग्लास, रॉ स्टोन्स, और इन रिटर्न वो क्या हमें बेचते थे? गोल्ड एंड सिल्क. नेक्स्ट इज मदुरा. इट वॉज द कैपिटल ऑफ पांड्यास डायनेस्टी. पांड्यास डायनेस्टी का क्या था? ये एक कैपिटल था. इट अट्रैक्टेड फॉरेन मर्चेंट, पर्टिकुलरली रोमन्स, फॉर कैरिंग आउट ओवरसीज ट्रेड. और इन्होंने किसको अट्रैक्ट किया था? रोमन्स को करा था फॉर देयर ओवरसीज ट्रेड. नेक्स्ट इज मेजर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. अब हमने एक्सपोर्ट का मतलब और इंपोर्ट का मतलब भी देख लिया है. एक्सपोर्ट इज जब आप किसी अपनी कंट्री से बाहर किसी कंट्री में सामान बेच रहे हो, एंड इंपोर्ट इज जब आप किसी और कंट्री से अपनी कंट्री में सामान ला रहे हो, दैट इज इंपोर्ट. नाउ अब हम क्या क्या ऐसी कौन सी चीजें थी जो हम बाहर बेचते थे या बाहर से लाते थे, वो हम यहाँ देखेंगे. क्या क्या लाते थे हम लोग, क्या क्या बेचते थे हम लोग. एक्सपोर्ट इज बेचना. स्पाइसेस, वीट, शुगर, इंडिगो, सेसेमे ऑयल, कॉटन, पैरेट लाइव एनिमल्स, ये सब चीजें जो है हम लोग बाहर के देशों में बेचा करते थे. और बाहर से हम लोग क्या लाते थे? हॉर्सेस, एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइनीज सिल्क, फ्लैक्स, लिनन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीजें जो है हम लोग बाहर से अपने इंडिया में इंपोर्ट करते थे. नेक्स्ट वी विल सी पोजीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी. तो पहले हम देखेंगे बिटवीन फर्स्ट एंड 17th सेंचुरी, जिसमें इंडिया वाज लार्जेस्ट इकोनॉमी of the ancient. India was the largest economy of ancient, controlling about one third and 1/4 of the world's wealth. The country was referred as Swarnabhumi and Swarndeep. You guys know कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे. क्यों कहते थे? This is the reason. क्योंकि इंडिया के पास 1/4 1/3 वेल्थ जो था वर्ल्ड का, वो था, इस वजह से उसे स्वर्ण भूमि या स्वर्णद्वीप के नाम से जानते थे. डिस्पाइट ऑफ ग्रोइंग कमर्शियल सेक्टर, इंडिया वाज फार बिहाइंड वेस्टर्न यूरोप. अब इंडिया जो है वो ग्रो तो करा था, बट वो वेस्टर्न यूरोप के जो टेक्नोलॉजी है उनके कंपटीशन में नहीं था. क्यों नहीं था? द रीजन वाज कॉलोनियल पीरियड. अब कॉलोनियल पीरियड क्या है? जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे. एंड व्हेन डिड इट स्टार्ट? इट स्टार्ट इन 1858 से 1947, जिसमें हमें आजादी मिली थी. इंक्रीजिंग कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, विच इज अगेन कॉलोनियल पीरियड टाइम पे जब ब्रिटिशर्स आए थे और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश की थी इंडिया में, जिसने क्या करा? हमारी फ्रीडम को बांध के रख दिया था. देयर वाज लैक ऑफ फ्रीडम. नो ऑक्यूरेंस ऑफ एग्रीकल्चर, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, और उधर कोई सा भी एग्रीकल्चर या साइंटिफिक रिवॉल्यूशन नहीं था. The another reason is limited reach of education to the masses. अब illiteracy जो है एक बड़ा रीजन है हमारे इंडिया की ग्रोथ ना होने का. Next is India began to re-industrialize. Now how India begins to re-industrialize? अब जब कॉलोनियल पीरियड हमारा 1947 में चला गया था, उसके बाद इंडिया begins to develop. इंडिया still is developing, but उस टाइम पे कैसे उसने डेवलप करा और कैसे ट्रेडिंग को सपोर्ट करा? First,
First 5-year plan was implemented in 1952 due to importance was given to establishment of modern technology and scientific institution, space and nuclear programs. अब जो है इंडिया को लगा कि नहीं भाई अब थोड़ा देना पड़ेगा, तो उसने जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करा और डेवलपिंग की ओर बढ़ने लगे. नेक्स्ट, डिस्पाइट दीज एफर्ट्स इंडियन इकोनॉमी कुड नॉट डेवलप एट रैपिड पेस. बट इन सब के बाद भी वो रैपिड चेंजेस नहीं आ रहे थे. क्यों नहीं आते? ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन इज किसी चीज को चलाने के लिए जब हम कोई मनी लगाते हैं, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, कोई चीज को लगाने के जब हम पैसे लगाते हैं, चलाने के लिए जो पैसे लगाते हैं, दैट इज कैपिटल. नाउ राइज इन पॉपुलेशन. अब वी ऑल नो कि इंडिया में जो है पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है, तो वो भी एक कारण था कि इंडिया रैपिडली जो है डेवलप नहीं कर पा रहा था. नाउ ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एंड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर. अब जो है जब हमारा कॉलोनियल पीरियड जब जा रहा था तो बहुत से लोग मरे थे. डिफेंस में हमने बहुत ज्यादा पैसा लगाया, बहुत एक्सपेंसेस हमने जो है अपने डिफेंस पे करे, पर उन सब के बाद क्या हुआ, हमारा जो कैपिटल है वो रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से हम लोग टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट को सपोर्ट नहीं दे पाए इतना ज्यादा. Next is, as a result, India relied heavily on borrowing from foreign sources and finally agreed to economic liberalization in 1991. अब इंडिया ने जो है अब बहुत सारी जो है बोरोइंग करी फॉरेन कंट्रीज से, जिससे कि लिबरलाइजेशन होने लगी. नेक्स्ट, द इंडियन इकोनॉमिक इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रुप इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड. इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रुप इकोनॉमिक है इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ लग गया था. दो कॉलोनियल पीरियड में इंडिया को बहुत बड़ा लॉस हुआ, बट उसके बाद भी इंडिया स्टार्टेड टू ग्रो. Next, the high growth sectors have been identified which are likely to grow at rapid pace world over. And the next point is the recent initiative of government such as Make in India, Skill India, Digital India, etc. ये सब जो है ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए टू डेवलप इंडिया. नेक्स्ट इज द लास्ट टॉपिक विच इज मेक इन इंडिया. अब मेक इन इंडिया क्या है? दिस इज द लोगो ऑफ मेक इन इंडिया. मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च हुआ था ऑन 25 सितंबर 2014. और ये किस लिए लिया गया था? मेन इसका पर्पस क्या था? इसका एम था टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है इंडिया में, पॉपुलेशन ज्यादा है, वही एक कारण है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है. अब जो है और दूसरा रीजन वाज कि पहले तो हमारा जॉब क्रिएशन एक रीजन हो गया है. सेकंड रीजन हमारा ये था कि हम बाहर के भरोसे ना रहकर खुद अपना प्रोडक्ट बनाए, क्योंकि आप देख रहे हैं मेड इन चाइना बहुत ज्यादा है, बट मेड इन इंडिया इसको जो है बढ़ावा देने के लिए ये इनिशिएटिव चलाया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसके जो है 25 सेक्टर्स है, बट अभी आप इतने कर लेंगे क्योंकि मैक्स टू मैक्स 5 to 6 मार्कर अब कर दिया है क्वेश्चन को, तो आप जो है ये 13 हमारे सेक्टर्स जो है इनमें मेक इन इंडिया जो है शुरू कर दिया था, विच इज ऑटोमोबाइल, एविएशन, केमिकल, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, लेदर, माइनिंग एंड ये सब जो है आपके 25 सेक्टर्स और भी हैं, वो आप अपनी बुक से भी देख लेंगे. So students, that was it for today's video. Do like, subscribe and share to your friends. Thanks for watching.